लेक्चर में मैंने आपको नोट्स भेजे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे जिसमें हमारा फर्स्ट था न्यूट्रिशन, और हमने प्लांट के केस में कैसे न्यूट्रिशन होता है वो देखा था कि फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा हमने ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा देखा था, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सिर्फ आप लोगों ने लिखा है, अभी तक मैंने इसको समझाया नहीं, आपने यूट्यूब के वीडियो से उसको देखा है। आज हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, ये क्या है, दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आप सबने भी अपनी नोटबुक में इसको बना लिया होगा। इसको बना लीजिए और इसका प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि एग्जाम में ये कभी कभी बनाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि एक्चुअली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक पाइप के फॉर्म में है। वो पाइप हमारे माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक रहती है, एनस तक। ये जो एक पाइप आपके सामने देख रहे हैं, कहीं ब्रॉड हुई है, कहीं कॉइल हुई है, ये जो जितना भी ये सब है ये ट्यूब के फॉर्म में है, और इसे हमने क्या कहा, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की तरफ सबसे ओपनिंग क्या है, माउथ, क्या कहते हैं इसको, माउथ, और सबसे लास्ट वाली ओपनिंग क्या है, एनस, एंड इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ कितना होता है, 7 to 8 मीटर्स। कितना होता है, 7 to 8 मीटर्स। कहीं कहीं पे ये नैरो हो गई है, कहीं कहीं पे ये ब्रॉड हो गई है। जैसे देखो स्टमक में कितनी ज़्यादा ब्रॉड हो गई है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में अगेन इट इज़ नैरो, हाईली कॉइल्ड, बट लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, इसका डायमीटर बढ़ गया। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देयर इज अनदर नेम फॉर एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज गट, GUT, gut. Whenever you see the term gut, that means it is alimentary canal. फिर एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया कि दो ओपनिंग है, एक है माउथ और एक है एनस। इसके अलावा बीच में कोई भी ओपनिंग नहीं है। माउथ को हम लोग एंटीरियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीरियर पोर। पोर यानी ओपनिंग, एंटीरियर क्योंकि ये आगे की तरफ या ऊपर की तरफ है। एनस को हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर पोर, क्योंकि ये बाद में या फिर नीचे की तरफ है। ठीक है, अब जो हमारा पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है वो इसी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है। और डाइजेशन प्रोसेस के अलावा भी एलिमेंट्री कैनाल बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि इंजेक्शन। फर्स्ट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन मैंने आपको बताया था, इंजेक्शन मतलब होता है कि फूड को कंज्यूम करना। सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज एग्जेशन। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं, और डायग्राम में कौन सा पार्ट क्या है उसको एक बार आप लोग को अगर आता है तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, तो नहीं आता तो उसको देखिए और उसको बाद में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ये ओपनिंग है, ये मैंने नाम दिया इसको माउथ। यहाँ ऊपर भी एक ओपनिंग है, ये नोज की ओपनिंग है, लेकिन जो नोज है या नॉस्ट्रल्स जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लेबलिंग नहीं किया है। ठीक है, अब क्या है, दिस इज द माउथ और इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीरियर पोर। उसके बाद माउथ में ही हमारी क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स भी लगे हुए हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी हैव ईजोफेगस। उसके बाद हमारे पास क्या है, ईजोफेगस। ईजोफेगस जिसका दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप, जो हमारे गले से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, स्टमक तक, यानी माउथ। पहली बात तो जो हमारा माउथ होता है वो बक्कल कैविटी में स्टार्ट होता है। कहाँ पे होता है, बक्कल कैविटी में, और कैविटी और स्टमक के बीच में एक पाइप है, इसको हमने ईजोफेगस कहा, फूड पाइप। उसके बाद यहाँ स्टमक है, ये लिवर है, ये देखो ये जो लिवर है, इसके बगल में एक छोटा सा राउंडेड स्ट्रक्चर है, दिस इज द गॉल ब्लैडर। स्टमक के नीचे यहाँ पे जो डार्क बना है, दिस इज द पेनक्रियास। यहाँ पे जो सेंटर में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो बड़ा वाला है ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे एक पोर्शन मैंने बनाया जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। यहाँ पे देखो रेक्टम और एनस। ठीक है, इतनी लेबलिंग आपने भी करनी है। कहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, ईजोफेगस, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस। वंस मोर, माउथ, salivary glands, esophagus, another name is food pipe. After that we have liver, then gallbladder, then stomach, the dark portion is pancreas. After that we have small intestine, the large intestine, the appendix, the rectum and anus. ये पूरा बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए। अब हम इसमें एक एक पार्ट के ऊपर जाएंगे।
मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से स्टार्ट करते। देखो यहाँ पे मैंने कुछ सब हेडिंग्स लिखे हैं, इन्हीं टॉपिक्स को मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले बताया था एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम क्या है? गट। क्या है? गट। कितना मीटर लॉन्ग है ये? 7 to 8 मीटर लॉन्ग है। ठीक है। इसका एंटीरियर पोर क्या है? एंटीरियर पोर माउथ है। पोस्टीरियर पोर क्या है? पोस्टीरियर पोर इनस है। एलिमेंट्री कैनाल क्या क्या करता है? सबसे पहला इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स, मैंने इससे पहले भी बताया था कि इंजेक्शन का मतलब होता है कंजप्शन या कंज्यूम करना। जैसे हमने खाना लेकर के अपने मुंह में डाला, उसको खाया, उसको लिया, फूड को लिया, दैट इज द इनटेक ऑफ फूड इज इंजेक्शन। आफ्टर दैट डाइजेशन। डाइजेशन आपको पता ही है, दैट इज जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसको स्मॉल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक करना और उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज डाइजेशन। आफ्टर दैट, मान लो हमने खाना खाया, चलो खाना खा लिया, बकल कैविटी मुंह में डाला, चला गया हमारे पेट में, स्टमक में, वहां पे क्या हुआ? डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद ये जरूरी है कि जो उसमें यूजफुल सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए उसके बाद क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन, जो कि बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो अभी तक हमने क्या बोला कि हमने खाना खाया है, वो हमारे स्टमक में चला गया और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। और अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। यहाँ तक तो आपको पता है। एक वर्ड आ गया एसिमिलेशन, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि सिर्फ खाना खा के उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करने से तो नहीं होगा ना, उसको क्या है, जो हमने एब्जॉर्ब करके जो एनर्जी स्टोर किया उसको यूज भी तो करना है अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज के लिए। क्या हमें एनर्जी चाहिए, तो जो एब्जॉर्ब फूड है उसको अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एनर्जी उसमें से रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी आप लास्ट ईयर पढ़ के आए हो, एनर्जी करेंसी जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। सो एटीपी के फॉर्म में हम उस एनर्जी को यूज करते हैं और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। यानी कि जो एब्जॉर्ब फूड है उसकी हेल्प से अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए हमने क्या किया? उस एनर्जी उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज किया, उसे हमने क्या कहा? एसिमिलेशन। ठीक है। अब क्या है, एसिमिलेशन भी हो गया, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ कि कुछ अनडाइजेस्टेड या वेस्ट प्रोडक्ट भी बचा। अब वेस्ट प्रोडक्ट को अगर बॉडी में रखोगे तो बीमार हो जाओगे। दैट मीन्स इट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर। तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा? इंजेक्शन। दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल ने कितने काम किए? 5 काम किए। फर्स्ट वन इज द इंजेक्शन, दैट इज कंजप्शन ऑफ फूड और इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन, दैट मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल एंड कन्वर्टिंग देम इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। Fourth one is assimilation. That means the use of absorbed food in the form of energy to carry out our various daily life activities. And after that, the last one is the ejection. That means जो waste product है that has to be eliminated out of the body, that is ejection. ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इसके पार्ट। सबसे पहला हमारा है माउथ। माउथ हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको? मुंह। लेकिन वो ओपन कहाँ पे होता है? एक कैविटी, हमारे माउथ के अंदर एक कैविटी है। एक कैविटी मतलब होता है कि एक स्पेस। ठीक है। सो उस कैविटी में हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक टंग है और एक टीथ है। एक टीथ नहीं है, ठीक है, टीथ सेट में है। ठीक है। सो टंग, सबसे पहले हम टंग को देखते हैं। टंग कैसा है? टंग के पास क्या कोई बोन है? आप जब अपना टंग मूव करते हो तो आपको लगता है कि इसमें बोन है? बोन नहीं है। दैट मीन्स पहली बात ये क्या है? हाईली मस्कुलर है, नो बोन, इट डू नॉट कंटेन एनी बोन। लेकिन टंग से ही हमें हर चीज का टेस्ट भी पता चलता है, माने कि इसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, यानी कि ये हाईली सेंसिटिव है। इसलिए हम टंग को कहते हैं कि ये सेंस ऑर्गन है। कहते हैं ना कि बचपन से पढ़ते हैं भाई 5 सेंस ऑर्गन कौन है, उसमें तो एक टंग भी आता है। दैट मीन्स टंग इज हाईली मस्कुलर, इट डू नॉट कंटेन एनी बोन एंड इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड। और टेस्ट बर्ड की वजह से ही हमें पता चलता है कि कोई चीज़ स्वीट है, सॉर है, बिटर है, कैसी है, सॉल्टी, ये पता चलता है। ठीक है। और टंग सिर्फ टेस्ट को ही नहीं बताता है, टंग हमें स्पीच बोलने में भी हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टीथ। टीथ का सेट है। हमारे पास टीथ क्यों होते हैं? टीथ होते हैं ग्राइंडिंग के लिए, कटिंग के लिए, च्यूइंग के लिए। ठीक है। और टीथ में 4 तरीके के टीथ होते हैं जो कि आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने। अगर आप 11th क्लास में बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है। सो फंक्शन ऑफ टीथ इज टू ग्राइंड, टू कट एंड टू च्यू द फूड सो दैट जो लार्ज फूड पार्टिकल्स है वो किस में चेंज हो जाए? स्मॉल फूड पार्टिकल्स में चेंज हो जाए। ठीक है।
ये सारी चीजें कहाँ पे, किस कैविटी में, ये सारी चीजें हैं बक्कल कैविटी। उसको, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। उसके बाद हमारे पास आता है फेरिंग्स। क्या आता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, एक फनल का शेप, फनल शेप यानी ये देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन फेरिंग्स। फेरिंग्स ये कॉमन है, किसके लिए कॉमन है, यहाँ से होकर फूड पाइप भी जाता है और विंड पाइप भी जाता है। जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे विंड पाइप। विंड पाइप को हम कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं, ट्रेकिया। दैट मीन्स फेरिंग्स इज फनल शेप्ड एंड इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ। किसके लिए, फूड पाइप के लिए भी होता है और विंड पाइप के लिए। दैट मीन्स इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर ईजोफेगस एज वेल एज फॉर ट्रेकिया। ओके, यहाँ पे आप आ गए। उसके बाद आप देख रहे हैं लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हमने कहा ईजोफेगस। ये थिन है, लॉन्ग है, ट्यूबुलर है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। और ये कनेक्ट किसको करता है, ये कनेक्ट करता है फेरिंग्स को, किससे, स्टमक से। यहाँ इसका सिर्फ काम, एक ही काम है, क्या, फूड का ट्रांसपोर्ट करना माउथ से लेके स्टमक तक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास स्टमक। स्टमक जे शेप्ड होता है। क्या होता है, जे शेप्ड होता है। स्टमक जो होता है वो क्या क्या करता है, पहली बात तो स्टमक की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, मस्कुलर। कैसी होती है, मस्कुलर होती है। और जो स्टमक होता है वो फूड को टेम्पोरेली स्टोर करता है। जो हम जितना भी खाते हैं, हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, 10 मिनट में खा के उड़ जाते हैं, तो कभी सोचा फूड कहाँ जाके स्टोर होता है, वो फूड स्टोर होता है किस में जाके, स्टमक में जाके स्टोर होता है। स्टमक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टमक में बहुत सारा एंजाइम्स होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा उसमें एक एसिड होता है जिसका नाम आप जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl। ठीक है, सो स्टमक का काम क्या है, फूड को टेम्परेली स्टोर करना। प्रोटीन का जो बेसिकली डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है। The wall of the stomach contain gastric glands and gastric glands will secrete enzyme which will help in digestion of the food particles. After stomach we have small intestine. Small intestine देखिए, देख रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे पास। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पोर्शन है। ठीक है, हाईली कोइल्ड है। यहाँ पे फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और फूड का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फूड का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को अगर आप देखेंगे, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बनाया है, तो इसकी जो इनर वॉल होता है उसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, अंदर की तरफ से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड विलाई। क्या नाम है इसका, विलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट के पर्पज से। विलाई क्या करता है, इट इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो फूड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। दैट मीन्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, सो विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड दस provides a larger surface area for absorption of digested food particles. Where it is present? It is present in small intestine. इसके अलावा यहीं पे एक इंटरप्ट करते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने कभी सोचा है कि अगर हम उल्टा होकर खाना खाएं तो क्या होगा, सर नीचे और पैर ऊपर हो तो खाना खाएं तो क्या खाना गिर जाता है, कोशिश करके देखना खाना गिरता है कि नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता है, वो उसका एक रीज़न है, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। इसके बारे में भी आप 11th में क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, जैसे मान लो एक ये ट्यूब है, ठीक है, ये हमारा ईजोफेगस है, सपोज दैट यहाँ पे फूड का पार्टिकल है, जहाँ पे भी फूड का पार्टिकल ये स्वलन हो जाएगा और यहाँ पे नैरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरे डायग्राम में क्या होगा, ये फूड पार्टिकल आगे बढ़ रहा है तो अब क्या होगा, ये नैरो हो जाएगा, नीचे स्वलन हो जाएगा। यानी ये जहाँ से फूड पार्टिकल जाता है वहाँ पे थोड़ा सा फूल जाता है और इस तरीके से फूड का मूवमेंट होता है। यानी कि लास्ट में हमारे पास बबल्स बन जाते हैं। कैसे, जहाँ जहाँ फूड पार्टिकल वहाँ स्वलन हो जाता है और बाद बाकी जगह पे वो जैसा पाइप पहले से था, ईजोफेगस पहले से था, वैसा ही रहता है। इसके वजह से बताओ, अगर फूड सपोज दैट यहाँ देखो कि फूड इसमें होगा और हम उल्टा होकर खाना खा रहे हैं तो फूड क्या गिर पाएगा, कभी भी नहीं गिर पाएगा। सो इस तरह ये तरह की मूवमेंट जो है, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ये थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल चलती रहती है, पूरे एलिमेंट। तभी इसी प्रोसेस के थ्रू फूड क्या होता है, आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, एंड फाइनली एनस से आउट हो जाता है।
सो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देखिए हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बना है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरेटिवली स्मॉलर इन लेंथ है, लेकिन उसका डायमीटर कैसा है, ज़्यादा है। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली करता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर करता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करता है वो। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन बोलते हैं, इतना डिटेल में आपकी क्लास में नहीं है। देखो ये जो हमारा बना हुआ है दिस इज कॉल्ड कोलोन, और उसका फिर एक पार्ट है रेक्टम और लास्ट पार्ट है एनस। यहाँ पे भी मैंने लिखा रेक्टम एनस। रेक्टम क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, और फिर फाइनली एनस से वो इजेक्ट आउट हो जाता है, यानी कि जो फीकल मैटर है वो किससे रिलीज हो जाता है, एनस से रिलीज हो जाता है। ठीक है, सो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आया हमारे पास, रेक्टम आया, एनस आया। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट कर देता है रेक्टम में। रेक्टम उसको वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है, और जब वेस्ट प्रोडक्ट को, जब हमें ऐसा लगता है कि व्हेन द रेक्टम गेट्स कंप्लीटली फिल्ड अप, देन अ मैसेज कम थ्रू अवर ब्रेन दैट इट नीड्स टू बी इजेक्टेड आउट। सो एनस के थ्रू फीकल मैटर क्या हो जाता है, आउटसाइड द बॉडी चला जाता है, या वेस्ट प्रोडक्ट क्या चला जाता है, आउटसाइड द बॉडी। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्क्रिप्शन में इतना ही। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं आपको, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं बताया, लिवर नहीं बताया, गॉल ब्लैडर नहीं बताया, पैनक्रियाज नहीं बताया, ये सब हम लोग करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे और एक चीज़ आप देख रहे हैं जो मैं आपको बताना भूल गई थी, ये देखिए अपेंडिक्स, देख रहे हो। आपने बहुत से लोगों को अपने अगल बगल सुना है कि पेट में दर्द था उनके, तो उनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ा। ये जो अपेंडिक्स है ना बेटा, ये हमारे एंसेस्टर्स थे ना उसमें फंक्शनल था। ठीक है, अभी हमारे बॉडी में ये वेस्टिजियल हो गया। वेस्टिजियल क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है कि जो अब हमारी बॉडी में फंक्शनल नहीं है, हमारी बॉडी में अब उसका कोई रोल नहीं, लेकिन जो हमारे फोर फादर्स या उनके फोर फादर्स थे उसकी बॉडी में उसका रोल होता है। क्या होता है, जब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इसके अंदर आ जाता है ना, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन से ही पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपको अपेंडिसाइटिस हो गया है, अपेंडिक्स को हटाना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करता है, इसको यहाँ से कट कर देता है, कट करके इसको टाई अप कर देता है, अपेंडिक्स को निकाल देता है। उससे ही हम कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बाकी की चीज़ें जो हमारा छूटा है ग्लैंड्स, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारा ये 10th क्लास में बायो का सिलेबस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं मोर देन आपका वीक में कितना 2 पीरियड्स आता है, लेकिन मैं इसको बीच में और 1-2 दिन भी वीडियोज़ ऐसा भेज दिया करूँगी जिसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू।